देखिए, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? ये लगातार ना उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी, कम तो होगी नहीं। रोल्स डाउन अ हिल का मतलब क्या है कि ऊपर पहाड़ पर कहीं पर खड़ा हुआ है वो ट्रक, एंड इट इज रोलिंग डाउन। रोलिंग डाउन मतलब जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो धीरे धीरे स्पीड उसकी बढ़ती ही जाएगी, है ना। तो रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्पीड का लगातार बढ़ना या स्पीड का लगातार घटना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्पीड जब लगातार बढ़ती है तब मैं उसको बोलता हूँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब वो लगातार घटती है तब मैं बोलता हूँ उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखिएगा, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट मेरे लिए बहुत है। रेस्ट का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है उसकी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलते हैं यू। यू इज इक्वल टू हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मुझे नहीं पता कि वो एक्सेलरेशन कितना है। इन्होंने पूछा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो ए हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये बोलते हैं इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, तो डिस्टेंस 400 मीटर, तो एस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पर जनरली जब हमको ना कुछ स्पेशल डायरेक्शन नहीं दे रखी होती तो मैं ये कह देता हूँ कि जो डिस्टेंस है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। वो कितना दे रखा है? इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। तो टाइम कितना दे रखा है? 20 सेकेंड्स। अच्छा, तो u है, a है, t है और s है। a अननोन है। चार वेरिएबल अगर मुझे मिल जाते हैं, भले ही उसमें कोई एक अननोन हो, तो कौन सी इक्वेशन लगाएं? सेकंड लगेगी, क्योंकि s, u, a और t ये चारों मुझे कौन सी इक्वेशन में मिलते हैं? सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है, ठीक। तो ये हो जाएगा बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी s क्या है? 400, u कितना है? 0, टाइम कितना है? 20, तो u इंटू टी मतलब 0 इंटू 20 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 20 का स्क्वायर। अभी देखिए, ये हो गया 400 इज इक्वल टू 0 इंटू 20 हो गया 0, और हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए और 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 400। तो एक काम करते हैं, ये हो गया 200। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये है a इंटू 200, यानी कि 200a इज इक्वल टू 400। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 200a इज इक्वल टू 400। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो a इज इक्वल टू 400 अपॉन 200, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, टू टू ज़ा सॉरी, टू टू ज़ा 4। तो a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद ये बोल रहे हैं फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन्स। अगर इसका मास 7 मेट्रिक टन है, एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं बताएंगे? इसका मतलब कितना? 1000, बिल्कुल सही। एक टन में, हमेशा याद रखिएगा, एक टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे 7 मेट्रिक टन्स इज इक्वल टू 7000 किलोग्राम। 7000 किलोग्राम। तो वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द फोर्स, वो आपसे फोर्स पूछ रहे हैं, तो फोर्स किस तरह से निकालेंगे? बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन नहीं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये है बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास है 7000 और एक्सेलरेशन है 2।
तो 7000 इंटू 2 14,000 न्यूटन। ये फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो ये हो गया 14,000 न्यूटन। क्लियर, समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, जैसे 1 किलो होता है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। यानी कि किलो जहां पर भी आएगा ना, वहां पर 3 जीरो जरूर आएंगे, 1000 आएगा वहां पर, ठीक? तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये 3 जीरो आ रखी हैं, तो मैं इसको 14 किलो न्यूटन बोल सकता हूँ। 3 जीरो हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, और F इज इक्वल टू 14 किलो न्यूटन, के एन। मेरी बात समझ में आ गई कि कहीं पर भी अगर 3 जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो 3 जीरो हटाकर आप के लगा सकते हो, के इज फॉर किलो, ठीक है? समझ गए? इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स गिव्स अ मास a force of 5 न्यूटन gives a mass m1, मास दे रखा है m1, and acceleration gives a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2 हाँ जी बोलिए। ये 7 मेट्रिक टन, एक मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 7 मेट्रिक टन में 7000 हो गए। समझ गए? मतलब वो ट्रक का वजन दे रखा है, तो 7000 किलोग्राम उसका वजन हो गया, और एक्सेलरेशन हमने 2 निकाला ही था, तो मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए, ये फोर्स होता है। यही पूछ रहे थे? तो ये तो तुमने खुद बताया था, क्या कंफ्यूजन है? बताओ, कुछ और पूछना चाह रहे हो? नहीं? अच्छा चलिए जी। A force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 an acceleration of 24 meter per second square. An acceleration of 24 meter per second square. Full stop. What acceleration would it give? What acceleration would it give if both the masses are tied together? Are tied together. अब यहाँ पर है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक फोर्स है, 5 न्यूटन की फोर्स है, अगर उस फोर्स को मास m1 पर अप्लाई कर दिया जाता है तो वो एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड करती है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड अ मास m2, मतलब सेम फोर्स 5 न्यूटन की फोर्स को अगर दूसरे मास m2 पर अप्लाई कर दिया जाता है तो वो उसको कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है? 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What acceleration would it give if both the masses are tied together? अगर दोनों masses को एक साथ बांध दिया जाए तो वो कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ये बताना है।
आप ये देखिएगा यहाँ पर दो केसेस दे रखे हैं। केस फर्स्ट में बेटा फोर्स है कितना 5 न्यूटन, ठीक है, और मास कितना है, मास इज m1। हम मास को m1 बोल देते हैं, m1 ही दे रखा है इन्होंने, तो m इज इक्वल टू m1। और ये कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है, ये एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड कराएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। होता क्या है कि एक कोई ऐसे ही कोई गाड़ी है जिसमें कोई मोटर वगैरह नहीं लगा हुआ है, सिर्फ व्हील्स लगे हुए हैं, सिर्फ व्हील्स लगे हुए हैं, कोई मोटर इंजन वगैरह कुछ नहीं है, खाली गाड़ी है। अभी वो गाड़ी जो है उसको किसी ने पुश कर दिया, तो वो गाड़ी धीरे 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 मूव कर रही है। आपको लगेगा यार इसकी ना वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे स्पीड से भागे भागे और उसको पकड़ के आप धक्का देना शुरू कर दोगे, आप जोर से धक्का लगाओगे उसमें। तो जब आप फोर्स लगाओगे ना उसमें, तो क्या होगा, उसकी जो एग्जिस्टिंग वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा था, आपने उसको और जोर से पुश कर दिया पीछे से। जब आपने उसको पुश करा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई मतलब आपने क्या प्रोवाइड कराया उसको, एक्सेलरेशन। आपने उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया ना पुश करके। और पुश क्या है, वो पुश एक फोर्स ही तो है। तो अगर एक मूविंग बॉडी की कितनी भी वेलोसिटी हो, कुछ भी हो वेलोसिटी, आपने क्या करा, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया उस पर। फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी किस स्पीड से बढ़ी, किस रेट से बढ़ी, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये केस फर्स्ट है। तो मैंने ये बोला यहां पर हम कहेंगे F इज इक्वल टू एम ए, यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहां लिख देना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो F कितना है 5 इज इक्वल टू M कितना है m1 और एक्सेलरेशन कितना है 8। तो 5 इज इक्वल टू 8m1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं है। देखिए एक फोर्स है 5 न्यूटन की और एक मास है m1 का। तो 5 न्यूटन की फोर्स एक m1 मास की किसी गाड़ी पर हम फोर्स लगाते हैं, तो उसको एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड करती है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज 5, मास इज m1 एंड एक्सेलरेशन इज 8, तो 8m1, 5 इज इक्वल टू 8m1 हो गया। समझ गए। यहाँ पर m1 अननोन है, तो मैंने अननोन की टर्म्स में निकालकर छोड़ दिया। ठीक, ये हमारा पहला केस था। फिर उन्होंने क्या बोला, केस सेकंड देखिएगा। केस सेकंड, केस सेकंड में है एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि यही 5 न्यूटन की फोर्स, यही 5 न्यूटन की फोर्स अगर m2 मास पर अप्लाई करी जाए तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू m इंटू ए। F कितना है 5, M कितना है m2 और A कितना है 24। तो 5 इज इक्वल टू 24 m2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। वो बोल रहे हैं व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। ये कितना एक्सेलरेशन देगा अगर दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया जाए। जब दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया जाएगा तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, यहाँ से 5 इज इक्वल टू 8m1 आ गया। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/8। ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड में चला जाएगा 5/8। सिमिलरली बेटा दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को, यस सर। बाकी बच्चे बताइए समझ में आ रहा है, आन्या, अवनी, सिमर, वेदार, यशिका। यस सर। यस सर। ठीक है जी,
चलिए आगे चलता Yes, हूँ। sir. ओके ओके, अब जैसे ये m2 है तो ये 24 है, ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू 5/24। m1 हो गया, m2 हो गया। केस थर्ड, नया केस, when both the masses are tied together, जब दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया जाए, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 प्लस m2, तो m1 क्या हो गया 5/8 प्लस m2 क्या हो गया 5/24। अब 8 और 24 का एलसीएम होता है बेटा 24। आप ये देखिएगा, ये दोनों जो मासेस हैं उनको एक साथ बांध दिया जाता है, एक साथ उनको बांध दिया जाता है, यानी कि दोनों का मास क्या हो गया, दोनों का मास ऐड हो गया ना, ठीक है। तो 5/8 प्लस 5/24 ये दोनों के मासेस ही तो हैं, समझ रहे हो। हाँ, दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो 8 और 24 का एलसीएम 24 होगा। हम ये देखते हैं एलसीएम में कि क्या कोई ये जो दोनों नंबर हैं, ये मतलब कोई ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, तो 24, 8 3 24, 8 3 24, 3 5 15 प्लस 24 1 24, 1 5 5, तो मास कितना हो गया 20/24। कर सकते हो इसको भी डिवाइड, 4 5 20 एंड 4 6 24, तो मास आ गया बेटा 5/6 किलोग्राम। ये नया मास आ गया दोनों को टाई करके। उन्होंने बोला व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव, वुड इट गिव, इट गिव का मतलब क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, एक फोर्स की, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो यानी कि सेम 5 न्यूटन की फोर्स अगर लगाई जाए तो कितना तो कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो फोर्स है, फोर्स 5 न्यूटन की ही है। फिर वही करिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, by Newton's second law of motion, F is equal to ma, F is equal to ma, फोर्स कितना है 5, इज इक्वल टू m कितना है 5/6 मल्टीप्लाइड बाई a, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि a क्या हो जाएगा, ये जो 6 यहाँ डिवाइड में था यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 6, ये जो 5 यहाँ न्यूमरेटर में था ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो नीचे 5 आ गया, समझ गए भाई। a के साथ 5 यहाँ न्यूमरेटर में था, है ना, तो ये यहाँ जाकर डिनोमिनेटर में, ये 6 यहाँ डिनोमिनेटर में था तो यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन जो ये पूछ रहे हैं कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बोलो, दिख नहीं रहा क्या, लाइट की वजह से, लाइट ऑफ कर दो पीछे से, 2 बटन है, कोई एक ऑफ करके देख लो, अभी ठीक है, ठीक है। बताइए जी, क्लियर है सभी को, हाँ चलें आगे। Yes, sir. ओके Yes, sir. चलिए जी, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, which would require a greater force which would require a greater force accelerating a 10-gram mass
accelerating accelerating a 10 gram mass at 5 meter per second square at 5 meter per second square, or a 20 gram mass or a 20 gram mass at 2 meter per second square at 2 meter per second square विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। तो बिल्कुल सीधा सीधा फंडा है, इन्होंने दो आपको केसेस दे दिए बनाकर। एक्सेलरेटिंग अ 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या दे रखा है आपको, एक्सेलरेशन, और 10 ग्राम मास यानी कि ये मास दे रखा है, और 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 20 ग्राम मास क्या हो गया, मास हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो ये देख लेंगे कौन सी फोर्स ज्यादा है, खत्म बात। भाई फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और बता देंगे कौन सी फोर्स ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। देखिएगा, अब यहां पर मैं केस फर्स्ट देखूंगा, और याद रखना बेटा, जो हमारा एसआई यूनिट होती है मास की, वो ग्राम नहीं होती, किलोग्राम होती है। ये जो ग्राम में दे रखा है, इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राम, किलोग्राम, ग्राम के बाद क्या आ गया, किलो आ गया, ग्राम से पहले किलो आ गया। किलो का मतलब ही 1000 होता है। ग्राम छोटी यूनिट है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है। छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ग्राम को किलोग्राम यानी कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गए, ठीक है। अब देखिए केस फर्स्ट में एक्सेलरेटिंग है 10 ग्राम मास, तो अब मास कितना दे रखा है, 10 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10/1000 किलोग्राम। जीरो से जीरो कट गया तो 1/100 किलोग्राम, ये हो गया। अब तो ऑन कर दो, लाइट ऑन कर दो, यह प्रॉब्लम होती है अभी, ठीक है। हाँ? तो 1/100 किलोग्राम ये मास हो गया, और एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m कितना है, 1/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन कितना है, 5। 1/20 न्यूटन, ये हो गया, ठीक। अभी 1/20 को क्या बोलें, या एक काम करो, छोड़ो इसको, छोड़ो आप, जैसे मास कितना आया था, 1/100 आया था ना, 1/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन 5 है, तो ये हो गया 5/100। तो जब भी नीचे जीरो दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, दो जीरो हैं भाई, 1 के आगे दो जीरो हैं, तो आप राइट से दो डिजिट काउंट करेंगे इधर, इसके इधर एक जीरो लगाओ, और दो डिजिट हो गई ना अब ये, और यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो 1 2, क्योंकि दो जीरो थे, ये काटकर ये मेरे पास आ गया 0.05 न्यूटन। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया, समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद केस सेकंड। केस सेकंड में मास कितना दिया है, 20 ग्राम, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास को कन्वर्ट करें 20/1000 किलोग्राम, जीरो से जीरो काट दो,
हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नीचे अगर 100 लिखा हुआ है ना तो 100 ही लिखा रहने दो। फिर मुझे क्या करना है, बस पॉइंट ही तो लगाना है ऊपर। किसी वजह से मैंने इसको सीधा 0.05 कर दिया। फिर आप ये देखें, मास तो मेरे पास ये आ गया 2/100, तो फोर्स कितना आ जाएगा? अच्छा, इस वाले पहला वाला केस है ना, तो इसकी फोर्स को F1 बोल दो, इसकी फोर्स को F2 बोल दो। m इंटू ए, मास कितना है 2/100 और एक्सेलरेशन है 2, तो 2 2 सा 4/100। 4/100 क्या हो जाएगा? 0.04 न्यूटन। तो आप ये देखिएगा कि कौन सी फोर्स ज्यादा हुई, पहली वाली या दूसरी वाली? पहली वाली। 0.05 0.04 से बड़ा है, तो हम ये कहेंगे क्लियरली F1 is greater than F2, so which would require a greater force? So accelerating a 10 gram mass, so accelerating a 10 gram mass at 5 meter per second square would require a greater force. Would require a greater force. समझ गए? सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत कर लिया, सफिशिएंट थे इतने एग्जांपल्स। अगला नोट करें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's third law of motion, whenever one body exerts a force on another body, whenever one body exerts a force on another body, whenever one body exerts a force on another body, comma, the second body exerts an equal and opposite force on the first body, exerts an equal and opposite force on the first body, on the first body। ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो पता ही है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक डायग्राम बनाएंगे।
ये है ग्राउंड, तो है क्या कि ये बॉक्स रखा हुआ है, तो अगर कोई बॉक्स रखा हुआ भी है ना ग्राउंड पर, तो आप कहेंगे जी यहाँ तो कोई मेरे को एक्शन दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तो कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई दो बच्चे खेल रहे हैं, एक कोई बेचारा पतला दुबला सा है और एक बच्चा बड़ा मोटा है। अब वो मोटा बच्चा उस पतले बच्चे को गिरा के उसको ऊपर बैठ जाता है, उसकी बेचारे की जान निकल जाती है। वो कहता है कि तुमने तो मेरी जान निकाल दी बुरी तरह से, है ना। तो वो कहता है कि नहीं जी, मैंने तो शिकायत लेकर जाते हैं टीचर्स के पास या पेरेंट्स के पास, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भाई तू बैठ गया उसके ऊपर, तूने यही तो करा है। तो वो क्या है, वो उसका एक्शन है। तो एक्शन जो होता है, एक्शन भी एक तरीके की फोर्स है। आपने किसी को चांटा मारा तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर एक्ट कर रहे हो, आप उस पर एक्ट कर रहे हो, यानी कि आप फोर्स लगा रहे हो। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों के लिए नया है क्या, कि हम ये कहते हैं कि हमारा वजन कितना है। हिंदी में तो बोल दिया वजन, ठीक है चलेगा। इंग्लिश में बोलेंगे भाई वेट कितना है तुम्हारा, ऐसे ही तो बोलते हैं। वेट कितना है आप बोल देते हो भाई 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, जो भी वजन है। ठीक, तो याद रखिएगा वो वेट नहीं होता, वो जो आप कैलकुलेट करते हैं वो मास होता है। जो वो वेइंग मशीन होती है ना, तो वो वेइंग मशीन जो है वो आपका मास कैलकुलेट करती है। ठीक, वो वेट नहीं होता। तो फिर वेट क्या है, वेट ये है कि जो हमारा मास होता है उस मास में स्मॉल जी को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर मास में स्मॉल जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वेट बन जाता है। समझ गए। अब ये स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी जानते हैं क्या होता है। स्मॉल जी, हाँ आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन में है ये। स्मॉल जी होता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक कोई छोटी सी बॉल ली हमने, है ना, और उस बॉल को हमने क्या करा कि बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए, बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए, एक बंदा नीचे खड़ा हो गया। अब हमने क्या करा, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं। हम पहले गए फर्स्ट फ्लोर पर, नीचे एक बच्चा खड़ा हुआ है और मैंने अपने पास 12-15 बॉल्स ले ली। ठीक है, जितनी भी बिल्डिंग के जितने भी फ्लोर्स हैं हमने उतनी बॉल अपने पास ले ली, सेम मास की, हर तरीके से आइडेंटिकल बॉल्स हमने ले ली। नीचे एक बच्चा खड़ा कर दिया, मैंने कहा भाई मैं पकड़ाता जाऊंगा हर फ्लोर से, तू कैच करके बाजू में डालता जाइयो। उसने कहा ठीक है। मैंने एक बॉल डाली फर्स्ट फ्लोर से, उसने पकड़ी आराम से रख दी। दूसरी बॉल डाली तो सेकंड फ्लोर से, ठीक है, वो उसने पकड़ी, उसको लगा यार ये मेरे से कुछ दुश्मनी निकाल रहा है, इसने मुझे लग रहा ताकत लगा के फेंकी, मेरे को दर्द हुआ कुछ हाथ में। फिर वो तीसरी बॉल उसने फेंकी थर्ड फ्लोर से, बॉल सेम है, आइडेंटिकल है। फिर उसने पकड़ा, उसको कैच पकड़ा, फिर देखा ये चोट लग रही है हाथ पर कुछ, ये ताकत से फेंक रहा है या बॉल हैवी हो गई, क्या चक्कर क्या है। फिर चौथे फ्लोर से, फिर पांचवें फ्लोर से, वो जी 15वें फ्लोर से जब उसने फेंका तो उसने कहा कि मेरी तो जान ही निकल गई भाई, तू कितनी ताकत लगा रहा है इसमें, इतनी तेज चोट लग रही है मेरे को। वो चोट क्यों लग रही है, वो चोट इस वजह से लग रही है कि जितनी ऊंचाई पर कोई भी ऑब्जेक्ट जाता जाएगा उतना ही ज्यादा उसको टाइम मिलेगा ऊपर से नीचे आने का। और जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है उसको मैं एज इट इज छोड़ भी देता हूँ ना, तो जब वो नीचे आता जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है।
क्यों बढ़ती है? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो उस पर एक एक्सेलरेटिंग फोर्स लगाती है, ठीक है, ग्रेविटी उस पर एक एक्सेलरेटिंग फोर्स लगाती है। यही पेन है, इस पेन को थोड़ी सी ऊंचाई से डालूंगा तो ठक हल्की सी आवाज आएगी, थोड़ा ज्यादा ऊंचाई से डालूंगा तो जोर से आवाज आएगी। ये चेयर है, इस चेयर को मैं ऐसे जरा सा उठाकर ऐसे ही छोड़ दूं, इतनी सी ऊंचाई से छोड़ दूं तो आप कहेंगे हल्की सी आवाज हुई। इसी को ऊपर आप थोड़ा ऊंचाई पर ले जाओ, छोड़ दो, बड़ी जोर से धमाका होगा कि भाई ये क्या हुआ, कि क्या हुआ, तो पता चला कि भाई थोड़ी ऊंचाई से आपने सेम चीज को ड्रॉप करा था। समझ गए? तो इससे क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ऊपर से गिरने वाली बॉडी, तो उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड स्मॉल जी। दिस स्मॉल जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि अगर हम ये बोलें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने मास में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो जब मास में मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या आ जाता है रिजल्ट में? फोर्स आ जाती है। तो रिजल्ट में क्या आता है? न्यूटन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरल में भी टीचर पूछ सकते हैं और रिटर्न में भी एमसीक्यू में आ सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है। वेट की यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट क्या होती है फिर? वेट की यूनिट न्यूटन होती है। याद रखिएगा, मास की यूनिट किलोग्राम और वेट की यूनिट न्यूटन, क्योंकि वेट एक फोर्स है। वेट एक फोर्स है, वो फोर्स है जिस फोर्स से वो बॉल ऊपर से नीचे गिर रही थी और उस बच्चे को फील हो रहा था यार बड़ी जोर से लग रही है हाथ पे बॉल, ठीक है, तो वो एक फोर्स है। और इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक पतली सी कोई डंडी है, कोई पतली सी स्टिक है छोटी सी, उस स्टिक को ऐसे ही आप हाथ पर डाल दो तो आपको कुछ एहसास ही नहीं होगा उसके मास का, आपको उसके मास का एहसास नहीं होगा। वहीं कोई पकड़ के खींच के मार दे आपको तो आप कहोगे बड़ी जोर से लगी है, ठीक है। तो वो जो जोर से लगता है हाथ पर, वो क्या है? वो फोर्स लग रही है आपको बहुत जोर से हाथ पर। समझ गए मेरी बात? तो फोर्स जो है वो क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने जो अपना वजन नापा वो दैट इज कॉल्ड, जो किलोग्राम में आता है दैट इज कॉल्ड मास। मैं अपना वेइंग मशीन पर खड़ा हो गया, मेरा मास आ गया 75 किलोग्राम या 80 किलोग्राम जो भी है वो आ गया, तो वो मेरा मास है। लेकिन उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, फिक्स होती है इसकी वैल्यू। स्मॉल जी की वैल्यू होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो ये हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो जब हम जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं मास में तो वो वेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वेट इज अ फोर्स। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। समझ गए? तो इसका मतलब अगर ग्राउंड पर एक बॉक्स रखा हुआ है तो इसका मतलब ये बॉक्स जो है ये ग्राउंड पर एक्ट कर रहा है। इस बॉक्स का जो वजन है, इसका जो वेट है, वेट यानी कि फोर्स, वो लगातार ग्राउंड पर एक्ट कर रही है। और ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड भी इस पर एक रिएक्शन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। हमने एक चेयर को लिया, प्लास्टिक की चेयर है या वुड की चेयर है, उसको उठाया और 10वें माले से 10वें फ्लोर से नीचे फेंक दिया, ठीक है, तो क्या होगा? टूट जाएगी, टूट जाएगी। क्यों टूटी? भाई हम तो फोर्स लगा रहे हैं नीचे, जमीन टूटनी चाहिए थी, कुर्सी क्यों टूट गई? भाई जमीन टूटनी चाहिए थी, हम तो कुर्सी जो है वो जमीन पर फोर्स लगा रही है। न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से टूट गई। कुर्सी ने जितना फोर्स लगाया बराबर फोर्स ग्राउंड ने भी लगा दिया ऊपर। फोर्स मतलब रिएक्शन, ये जो ग्राउंड जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, उसने भी उतना ही फोर्स लगा दिया, टूट गई। समझ गए कि नहीं? तो ये जो है ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है कि आप कितना भी फोर्स लगाएं, आप ये सोचें कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपने लात घुसे दनादन 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 और उसने सामने वाले ने भी दनादन दनादन मार डाला आपको, खूब अच्छे थे, तो हो गई लड़ाई कुटाई आपकी ढंग से। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे आप कहोगे यार मारा तो मैंने बहुत था उसको, ये मेरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है, मेरे हाथों में दर्द क्यों हो रहा है? वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसकी बॉडी का रिएक्शन फोर्स भी तो लगा आपके हाथों पर, ठीक है। तो ये चक्कर होता है सारा का सारा। समझ गए? आप लोगों की होती नहीं होगी, हमारी बड़ी पिटाई होती थी बचपन में जरा जरा सी बातों पे। ये नहीं समझ में आता था जब पापा मारते थे डंडी से तो डंडी क्यों टूट जाती थी, वो रिएक्शन फोर्स होता था, हमारी बॉडी का रिएक्शन फोर्स लगा उस स्टिक पर, वो स्टिक भी जो है टूट गई। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए जी ठीक है, यस सर। चलो जी ओके। तो वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स और उसकी यूनिट न्यूटन होती है, और रिएक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स, इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है। ये दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है।
ठीक है, सोचो कि अगर रिएक्शन की फोर्स ज्यादा हो जाए तो जादू हो जाएगा, जादू बोले तो मैजिक, ये बॉक्स जो है ये हवा में उड़ने लगेगा, ठीक है। और आप सोचोगे ये हो क्या रहा है। अगर सोचो कि ये वेट इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि ग्राउंड उस पर रिएक्शन फोर्स लगा ही नहीं पा रहा है, इतना ज्यादा वेट हो गया, जमीन धंसने लगेगी, ये सब नीचे जाने लगेगा। और कहाँ जाकर रुकेगा, ये रुकेगा जाकर सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पर जाकर, ठीक। तो ये कुदरत का खेल है कि ये जो दोनों चीजें हैं, और ये न्यूटन ने ना ऑब्जर्व करा था, न्यूटन इसका इन्वेंटर नहीं है, ऑब्जर्व करा था। जब कोई चीज ऑब्जर्व करी जाती है तो दैट इज कॉल्ड अ डिस्कवरी। जब कोई नई चीज बनाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फोन, मोबाइल फोन नेचर में कहीं छुपा हुआ नहीं था कि जमीन की खुदाई करी और मोबाइल फोन आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज इन्वेंशन। और जो चीज डिस्कवर करी जाती है, जैसे खुदाई तो चल रही थी कोयले की खान की, कोयले पर कोयले निकले जा रहे थे काले काले, लेकिन चमचमाता हुआ हीरा निकल आया, तो पता चला कि कार्बन की एक नई फॉर्म भी होती है, उसको डायमंड बोला जाता है। वो डायमंड ऐसा होता है कि उसको कितना ही मारो पीटो कुछ भी करो, चीजें टूट जाती हैं, डायमंड नहीं टूटता। ये तो पता होगा, पता है नहीं पता। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड ही होता है। रोड रोलर होता है ना, रोड रोलर, वो भी अगर डायमंड पर चला दिया जाए, रोड रोलर जो है उसमें क्रैक आ जाएगा, डायमंड नहीं टूटेगा। रोड रोलर से के फोर्स से डायमंड जमीन के अंदर धस जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, क्रैक तक नहीं आ सकता। डायमंड को इसीलिए डायमंड से ही काटा जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये तो डिस्कवरी है, लेकिन ये हाँ ये तो डिस्कवरी है कि भाई जितना वेट लगाओगे आप नीचे, उतना ही आपको रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ मिलेगा, ताकि आप बैलेंस रहें, ठीक है ना। चलिए जी, इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके जो एग्जांपल्स हैं ये बड़े बढ़िया होते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहली चीज ये कि अगर मान लीजिए हम चल रहे हैं, अगर मान लीजिए हम चल रहे हैं, तो हाउ डू वी वॉक, हम चलते कैसे हैं। हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो हम फोर्स कैसे लगाते हैं, फिर ये बताएंगे। फोर्स लगाते हैं ना चलने में, भाई ताकत लगानी पड़ती है, तो वो ताकत किस तरह से लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है, कोई बच्चा बताएगा। ग्राउंड पर सर लगाते हो, ग्राउंड पे। ग्राउंड पर लगाते हो ना। आप क्या करेंगे, आप कभी भी ऑब्जर्व करिए, जैसे आप चल रहे हैं तो आप तो ऐसे ही स्पीड से चलते चले जाते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी आदत में शुमार हो चुका है। आप थोड़ा सा रुक कर देखो और सोचो कि मुझे स्लो मोशन में चलना है, धीरे धीरे। पहले मैंने पैर उठाया, पैर उठाने के बाद मैंने अपनी एड़ी को नीचे रखा, तो आप ये फील करोगे कि आपने ना जो अपनी हील को रखा पहले नीचे, आप हील से हल्का सा ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो, आप हल्का सा पीछे की तरफ पुश करते हो, और साइमल्टेनियसली आपका दूसरा पैर उठ जाता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली आपका दूसरा पैर उठ जाता है, यानी कि आप जो दूसरे पैर का जो टो है उससे भी ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो। जब आप दौड़ते हो तो इस चीज को बहुत आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है कि आप ताकत लगाते हो जमीन पर, तो आप फोर्स लगाते हो, आप फोर्सफुली। जब आप तेज दौड़ते हो तो आप तेजी से पैर मारते हो जमीन पर, तो उतना ही तेज आपको रिएक्शन वापस मिलता है। समझ रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने दिमाग से कह देते हो कि तेज दौड़, और आप अपना तेज दौड़ना शुरू कर देते हो, ऐसा तो नहीं है। तो तेज दौड़ने का मतलब क्या है कि आपको जमीन पर तेजी से आपको पैर अपने स्ट्राइक करने हैं, तेजी से आप जमीन पर फोर्स लगाओगे, जमीन क्या करेगी, रिएक्शन फोर्स लगाएगी, ग्राउंड आपको रिएक्शन फोर्स देगा, और आप आगे की तरफ मूव करते चले जाओगे, ठीक है ना। जानते हैं ना, हॉपिंग एट अ प्लेस, जंपिंग एट अ प्लेस, तो ये सब आपके हाथ में, ये सब आप खुद करते हो। जंपिंग एट अ प्लेस, जंपिंग एट अ प्लेस में आपके दिमाग को पता चलता है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो आप आगे की तरफ फोर्स लगाते ही नहीं हो, आप क्या वहीं पर जंप करते रहते हो, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है। कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। पहला एग्जांपल, वॉकिंग और रनिंग। हाँ जी, समझा नहीं, ओके ओके। पाए योगा से जुड़े फिटनेस टिप्स। वीडियो पॉज हो हाँ गई। बोलो, अब तो ठीक है। यस सर। हाँ वो कोई योगा से जुड़े फिटनेस टिप्स देने लगा था बीच में, इस वजह से फोन हैंग हो गया था। चलिए, इसके बाद जो है वॉकिंग और रनिंग, एक तो ये हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। हमेशा जो आर्म्ड फोर्सेस वाले मैन होते हैं या पुलिस मैन होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग में जब भी उनको राइफल चलाना सिखाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आपको राइफल को यहाँ लगाना है, अपने शोल्डर के नीचे थोड़ा लगाना है, क्योंकि इस तरफ क्या होता है, ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पोर्शन होता है।
ये हार्डेस्ट पोर्शन होता है कि इसमें आसानी से चोट नहीं लगती। कभी भी अगर मान लीजिए आप कभी गिरते भी हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन की मसल्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं और यहाँ पर अंदर एकदम से हड्डी नहीं होती, हड्डी होती है तो वो बहुत अंदर जाकर रिब्स होती हैं हमारी, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर मसल्स होती हैं, काफी स्ट्रांग मसल्स होती हैं। तो क्या होता है कि जब आप बंदूक को चलाते हैं तो होता क्या है कि इस तरीके से मैं इस तरफ बनाकर दिखा रहा हूँ। जिन बच्चों ने गन नहीं देखी हो तो उनके लिए यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। गन आपने शायद देखी भी होगी लेकिन हाउ डज इट वर्क वो शायद नहीं पता होगा। देखिए ऐसा होता है, एक बेसिक सी गन हमने इस तरीके से बनाई। तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन होता है ना बेटा, ये वाला पोर्शन, इसको मैं एक छोटा सा ना एरो बना रहा हूँ। यहाँ पर तो बुलेट डाली जाती है, ये इसका बैरल कहलाता है। बैरल, बैरल मतलब जो नली होती है, बंदूक की जो नली होती है, पाइप होता है, तो इसके अंदर यहाँ पर एक बुलेट फिक्स कर दी जाती है। बुलेट इज लाइक दिस। बुलेट इज लाइक दिस। यहाँ पर क्या है कि ये जो इतना पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन होता है बेटा ब्रास का। ब्रास मतलब पीतल, पीतल का होता है, ठीक। और ये जो आगे आपको पॉइंटेड सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड गन पाउडर। गन पाउडर को आपने सुना होगा, जिसके पटाखे वगैरह बनते हैं। गन पाउडर इज, हिंदी में उसको बोलते हैं बारूद, ठीक है। तो वो इसके अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड होता है एक जगह। फिर जब आप इसको इसको बोलते हैं बेटा ट्रिगर। और ये हमको डिटेल में करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि गन रिकॉइलिंग के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है गन रिकॉइलिंग का। रिकॉइलिंग का मतलब क्या होता है? झटका, ठीक। रिकॉइल का मतलब ये है कि आपने इसको, ये जो इसका ट्रिगर है, इसके ट्रिगर को ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक। आपने ट्रिगर को पीछे की तरफ खींचा, ये एक स्पिंडल और स्प्रिंग के थ्रू इस स्ट्राइकर से, इसको कहते हैं स्ट्राइकर, ये स्ट्राइकर से कनेक्टेड होता है। ये स्ट्राइकर बहुत, जितना आप, जैसे आप इसको ताकत लगाते हो तो ये पीछे की तरफ खींचता है, और पीछे की तरफ खींच के और ऐसे जाके बहुत तेजी से स्ट्राइक करता है यहाँ पर, इस जगह पर, ब्रास वाले पोर्शन पर। और ब्रास की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ब्रास जो है, जब उस पर कोई स्ट्राइकर इग्नाइट, मतलब जोर से स्ट्राइक करता है, तो वो एकदम से ना चिंगारी उठती है उसमें। चिंगारी मतलब वो इग्नाइट कर देता है किसको? इस बारूद को। तो इस बारूद को, यानी कि गन पाउडर को इग्नाइट करता है। तो ये जो है आपका, जो इसका पीतल का जो पीछे वाला पोर्शन है, ये तो यहीं रह जाता है। और जो आगे से गन पाउडर है, गन पाउडर कंसंट्रेटेड फॉर्म में वो निकल के आगे चला जाता है। वो जो दिखाते हैं ना वो फिल्मों में, वो जो फालतू के ड्रामेबाजी दिखाते हैं कि वो गोली जा रही है और हीरो ऐसे हो गया धीरे से, और वो ऐसे निकल के चली जाती है ऊपर से, ठीक है, स्लो मोशन में दिखाते हैं। और रजनीकांत की फिल्म देखी हो तो वो कैच भी कर लेता है गोली को और फूक मार देता है, तो वापस जाकर विलन को ही लगती है। देखिए कोई ऐसी फिल्म कभी देख सकते हो, साउथ की फनी फिल्म्स आप डाल सकते हो, या फनी स्टंट्स ऑफ साउथ मूवीज, वो डालकर देखना तो मजा आ जाएगा देखकर। वो सब फालतू की बकवासबाजी है। जो पीछे का ये पोर्शन होता है ना ब्रास वाला, वो तो वहीं रह जाता है, गन पाउडर निकल के जाता है। और वो जो गन पाउडर है वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ निकल के जाता है, ठीक है ना। और वो गन पाउडर ऐसा है कि अगर किसी जानवर को लग जाए, किसी अगर इंसान को लग जाए, तो वो उसकी बॉडी के आर पार पेनिट्रेट करके निकल जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं तो ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है तो इंसान मर जाता है,
ये होता है। तो कुल मिलाकर इस चीज को जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ का क्या काम है। न्यूटन के थर्ड लॉ का काम ये है कि जब उसको स्ट्राइक करते हैं ना तो वो इतनी फोर्स के साथ स्ट्राइक करता है, तो जब वो स्ट्राइक करेगा इस पर ब्रास पर, तो ये ब्रास भी तो स्ट्राइक बैक करेगी, और ये जो स्ट्राइकर है ये कनेक्टेड है गन से। तो जब झटका स्ट्राइकर पर लगेगा तो सिर्फ स्ट्राइकर पर थोड़ी लगेगा, वो तो गन पर भी लगेगा, तो गन उससे कनेक्टेड है। अब उस झटके को रोकने के लिए हम उसको यहाँ पर अपने शोल्डर पर फिक्स कर लेते हैं, चिपका कर लगाते हैं और फिर गन को ऐसे चलाते हैं। सोचिए कि अगर पीछे शोल्डर ना हो या आपने गन को ऐसे लगाया, चलाया आपने और उसको एकदम से आप हट गए पीछे से, तो वो गन भी पीछे जाकर गिरेगी। समझ रहे हैं? तो ये जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था वॉकिंग एंड रनिंग, सेकंड में लिख लीजिए रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। तो जितने भी मिलिट्री मैन होते हैं, खास तौर पर जो हमारी इंडियन तिब्बत पुलिस जो है, जो तिब्बत बॉर्डर पर लगी हुई है, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले लोग हैं, उनकी यहाँ की जो स्किन होती है ना इस जगह की, बड़ी हार्ड हो जाती है, क्योंकि उनका पूरे दिन का काम ही है कि कहीं उधर से फायरिंग हुई तो दन 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 गोलियां ही चला दी अपना बैठकर। तो वो जो हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी पर लोग लगे हुए हैं, उनकी ये वाली स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, क्योंकि उनको परमानेंटली वो लगा कर ही रखना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है ना? तो उसको लगाते ही इस वजह से हैं ताकि हमारी गन हमारे हाथ में रहे, छूट के पीछे ना गिर जाए कहीं। समझ गए? तो यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही काम करता है। ठीक, तो बेटा आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं कंटिन्यू। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Thank you, sir. ओके Evening, sir. Thank you, sir. ओके ओके।